Hello and welcome to JK Civil Services. This is your MCQ session for your lecture citizenship. ठीक है ना. पहला क्वेश्चन है आपका, द माइनॉरिटीज ऑफ विच कंट्री इज नॉट कवर्ड अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. ठीक है ना. इस अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी कंट्रीज़ की माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था. इट वाज द म्यांमार की. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमने पढ़ा था बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की माइनॉरिटीज़, क्योंकि यहाँ पर ये मुस्लिम मेजॉरिटी देश है. यहाँ की माइनॉरिटीज़ कौन पढ़ी थी हमने? हिंदूज, जैन्स, ठीक है, बुद्धिस्ट, ठीक है. इनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इंक्लूड किया गया था. हाउ कैन, क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ कैन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बी टर्मिनेटेड. कैसे टर्मिनेट हो सकती है? हाँ, ठीक है, वॉलंटरी रिनंसिएशन भी हो सकता है, अपनी मर्जी, ठीक है ना. बाय डिसमिस भी हो सकती है हमारी सिटीजनशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है. डिनाई भी हो सकती है हमारी सिटीजनशिप. इसका मतलब, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, वेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ गेनिंग और लूजिंग सिटीजनशिप डिस्कस्ड इन डिटेल. डिटेल में कहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया गया है. हालांकि पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 से 11 आर्टिकल बताए गए हैं, लेकिन ये कहाँ तक है? सिर्फ अप टू 1950 तक बताया है सिटीजनशिप के बारे में. इसके बाद डिटेल में डिस्कस किया गया है इन द सिटीजनशिप जो एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये, रिगार्डिंग ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट. करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? पहला, ओसीआई इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री. क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है. ओसीआई जो है इंडिया की सिटीजनशिप इसको नहीं होती है. दूसरा बोला गया है, एन ओसीआई पोजेसेस मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया. हाँ, बिल्कुल लॉन्ग टर्म वीज़ा इसे मिला होता है. एन ओसीआई, तीसरा है, एन ओसीआई इज़ एट पार विद ऑल मैटर्स टू एनआरआई. एनआरआई कौन है हमारा? एनआरआई इज़ नॉन रेजिडेंट इंडियन. ठीक है ना. एनआरआई यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड ले सकता है. एनआरआई जो है वो इंडिया का ही सिटीज़न होता है, इसके पास इंडिया का ही पासपोर्ट होता है, इसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं. तो ये जो है ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है. यानी कि क्वेश्चन के हिसाब, क्वेश्चन में पूछा है कि नॉट करेक्ट, मतलब ये वाला हमारा आंसर आएगा. ठीक है ना. डी भी पढ़ लेते हैं, एन ओसीआई इज नॉट एंटाइटल्ड टू द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ये भी बिल्कुल सही है. ओसीआई के पास ये राइट नहीं है कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके. मतलब आंसर इसका है पार्ट सी. ओके, देखिए ओसीआई क्या है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेती हूँ. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं. ये होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ठीक है ना. जो कब हमारे इंडिया के सिटीज़न रह चुके हैं, यहाँ तो कमेंसमेंट ऑफ द जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद जो एलिजिबल थे कि वो इंडियन के सिटीज़न बन सकते थे लेकिन किसी कारण नहीं बन गए, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की. Question number 5th and your last question is, which of the following articles of Constitution of India enumerates the provision for citizenship at the time of commencement of the Constitution. कौन सा आर्टिकल बात करता है सिटीजनशिप के बारे में एट द टाइम ऑफ, जब हमारा एनफोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन. कब? 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ. तो तब तक कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 5 इज आर आंसर. ओके, आर्टिकल 5 क्या बताता है? ये सिटीजनशिप के बारे में बताता है कि कौन कौन इंडिया का सिटीज़न है, कौन कौन है. इसके अकॉर्डिंग समवन जो इंडिया में पैदा हुआ है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, 1950 से पहले या 1950 तक, ठीक है ना, या तो उसके पेरेंट्स जो है वो इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है ना, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने से 5 साल पहले, लगभग 1945 के करीब अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का, तो वो भी इस एम्बिट में आर्टिकल 5 में आता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. ओके, थैंक यू. Hello everyone, welcome back to JK Civil Services. Have a look on today's MCQ series of human blood topic. Okay, so पहला क्वेश्चन क्या था आपका? RBC सेंसस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी. RBCs की फॉर्मेशन बॉडी के किस पार्ट में होती है? ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था? लीवर और स्प्लीन में डेथ होती है. सो ये दोनों ऑप्शन गलत है. ब्रेन में भी नहीं होती है. हमने पढ़ा था जो RBCs हैं इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बोन मैरो में होती है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है आपका, द टर्म डैश रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन द डैश ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका हीमोलिसिस एंड स्प्लीन। हीमोलिसिस क्या होता है, हीमोलिसिस होती है ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन, सो ये ऑप्शन गलत है। हीमोस्टैसिस क्या होती है, हीमोस्टैसिस होता है जब ब्लड फ्लो का स्टॉप होता है, सो बी ऑप्शन भी गलत है। होम्योस्टैसिस क्या होता है, होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है, ऑप्शन सी भी गलत है। ठीक है, हिमेटोपोइसिस क्या होता है, हमने पढ़ा था, हिमेटोपोइसिस होती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कहाँ पे होती है, बोन मैरो में होती है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा था, उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वन इज द हीम एंड सेकेंड पार्ट इज द ग्लोबिन। ठीक है, हीम पार्ट किसका बना होता है, मैग्नीज का नहीं बना होता है, जिंक का नहीं बना होता है, क्लोरीन का नहीं बना होता है, सो ऑप्शन सी आयरन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज। ठीक है, ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट होता है उसका कलर कैसा होता है, हमने पढ़ा था कि उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बिलिरुबिन। ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा का कलर येलो होता है। ठीक है, रेड नहीं होता, ब्राउन नहीं होता, ग्रीन नहीं होता, ऑप्शन बी येलो होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, an increased WBC count is indicative of which disease? Anemia is the first option. Anemia क्या होता है, जब RBCs का काउंट लो हो जाएगा। ठीक है, सो एनीमिया नहीं है। मेलानोमा क्या होता है, ये एक टाइप का स्किन कैंसर होता है, सो मेलानोमा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज द ल्यूकीमिया एंड लास्ट ऑप्शन इज ल्यूपस। ल्यूपस क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, सो ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ल्यूकीमिया में क्या हो जाता है, हमने पढ़ा था, WBCs का काउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे हमारा लेक्चर ऑलरेडी जेके सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ है। वो लेक्चर देखने के बाद आप ये एमसीक्यूज इजीली कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एमसीक्यू सीरीज़ एंड हियर इज़ द एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। अगर आप एमसीक्यू नंबर फर्स्ट को गौर से एनालाइज करोगे, CMMEOOGQQ फिर स्पेस दी हुई है, फिर KUU, मतलब हमें यहाँ पर नंबर लोकेट करना है, क्या आएगा। अगर आप देखोगे C और E के बीच क्या कनेक्शन है, तो C को +2 किया हुआ है CDE, तो मिला है E को भी +2 किया हुआ है EFG, तो मिला है G, तो G को भी हम ओबियसली +2 करेंगे, तो जब G को +2 करेंगे हमें मिलेगा IGHI। लाइकवाइज M को भी +2 किया है, O मिला है, O को +2 किया है, Q मिलेगा, Q को +2 करेंगे तो हमें मिलेगा S। और इसी तरीके से हम M को भी करेंगे +2, O को भी करेंगे +2, फिर Q को फिर से करेंगे +2, तो हमें फिर से मिलेगा S, मतलब हमारा आंसर आएगा ISS। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे एग्जाम में, तो आपको सारे नंबर्स या सारे अल्फ़ाबेट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पहला स्टेप करेंगे, जैसे हमने पहला स्टेप किया +2 किया, तो G को +2 जब हमने किया तो मिला I, तो हम देखेंगे ऑप्शंस में I कहाँ पर है, तो हमारे पास मिले ये दो ऑप्शंस, ये ऑलरेडी ये दो एलिमिनेट हुए। इसके बाद हम देखेंगे Q को भी +2 करेंगे तो मिला S, मतलब हमें यहीं पर इसका आंसर मिला IS, तो ये ओबियसली एलिमिनेट हुआ। तो आपको बाकी का नंबर निकालने की, बाकी जो अल्फ़ाबेट है वो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड और हम करेंगे हमारा MCQ नंबर 2। अगर आप इस सेकंड MCQ को एनालाइज करोगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे जो बीच वाली टर्म है वो सेम है, A एंड A, तो हम लिखेंगे A बीच में। इसी तरीके से जो हमारी यहाँ पे दो टर्म्स बची, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा। F के बाद है G के बाद है H के बाद है I के बाद आएगा J, तो हमारा आएगा JA। अब ऑप्शंस में यहाँ पर भी JA है और यहाँ पर भी JA है, इसीलिए हमें अब थर्ड टर्म भी निकालनी पड़ेगी। अब थर्ड टर्म को हम कैसे निकालेंगे, अगर आप G और F को एनालाइज करोगे, तो G और F में क्या हुआ है, -1 हुआ है, मतलब G को -1 किया है तो F। अब F और I, F को क्या किया है, F को क्या किया है, F को इसने किया है +3 किया है, तो मिला है हमें I, क्योंकि FGHI +3।
और इसके बाद आई को क्या किया है, एच मिला है, आई को क्या किया है, एच मिला है, फिर से -1 किया है, फिर से -1 किया है। अब सीरीज -1 +3 -1 तो फिर से होगा +3, मतलब एच को करना है +3। अब जब एच को करेंगे +3 तो हमें क्या मिलेगा, HIJK, तो हमें मिलेगा के। तो हमारा ऑप्शन जो बना है वो है JAK। सो JAK इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव अहेड। हियर गोज द MCQ नंबर 3। अगर आप MCQ नंबर 3 को देखोगे, इट्स 2A11 4D13 12G17। अब इसने क्या किया है, सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स को। इसने क्या किया है, ADG। अब ADG के बीच क्या कनेक्शन है, ओबियसली +2 का है, A को किया है +3, D को भी किया है +3, अब G को भी क्या करेगा, +3, क्योंकि A को +3 के बाद मिलेगा D, ABCD इसी तरीके से G को भी करेगा +3, GHI और J, तो हमें मिलेगा J। सो दैट मीन्स जो हमारी मिडल टर्म है वो होगी J। अब सारे ऑप्शंस में J दिया हुआ है तो J है मिडल टर्म। अब हमें देखना है कि 2 और 4 के बीच का क्या कनेक्शन है, 4 और 12 के बीच का क्या कनेक्शन है। सो ओबियसली है 2 × 2 बनता है 4। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है 4 × 3 बनता है 12, तो 12 × 4 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 48। सो पहली टर्म हमें जो मिलेगी दैट इज़ 48। सो 48J। अब लास्ट टर्म जो है 11 13 और 17। अब 11 और 13 में हुआ है +2, 13 और 17 में जो 13 और 17 में क्या हुआ है, अगर आप देखोगे 11 और 13 में हुआ है +2, 13 और 17 में क्या हुआ है, +4, 17 के बाद क्या आएगा, +2 +4 तो +6 आएगा, तो 17 को करना है +6। अब जब हम 17 को क्या करेंगे +6 तो हमारा आएगा 23। सो हमारा जो ऑप्शन है 48J23 करेक्ट है, 48J23। सो आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट, 48J23। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स MCQ नंबर 4, दैट इज G2X J4V M8T। तो इसके बाद हमें नंबर लोकेट करना है, फिर है S32P। अब अगर आप देखोगे सीरीज़ को गौर से एनालाइज करोगे तो बहुत ही इजी है। अब G और J के बीच का कनेक्शन क्या है, G और J के बीच का कनेक्शन क्या है, सो +3 है, J और M +3 है, तो फिर M को भी +3 करेंगे। जब M को +3 करेंगे तो हमें मिलेगा P। अब इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इनको कोड्स भी दे सकते हो, लाइक G का कोड क्या है, X का कोड क्या है, J का कोड क्या है, V का कोड क्या है, और अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि उन कोड्स के बीच की क्या डिफरेंस है, लाइकवाइज आप कर सकते हो। बट ये वाला हमारे पास बहुत ही ईजी मेथड है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर इजीली ये क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब पहला जो हमारा डिजिट है वो P मिला। अब हम देखेंगे लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या मिलेगा। सो X और V के बीच की क्या डिफरेंस है ये देखने की कोशिश करेंगे। लाइकवाइज V और T के बीच क्या डिफरेंस है वो कोशिश करेंगे, दैट्स -2। अगर आप देखोगे X और V के बीच की डिफरेंस है -2, मतलब X को किया है -2 तो मिलेगा V को किया है -2 तो मिलेगा T को भी करेंगे -2 तो हमें क्या मिलेगा, जब हम T को -2 करेंगे तो हमें मिलेगा R। जब हम T को करेंगे -2 तो हमें मिलेगा R। और अब बीच वाला नंबर कैसे मिलेगा, तो 2 है 4 है 32 है, 2 है 4 है और हमारे पास है 32। अब 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 2 4 8 और 32 है, 2 8 4 और 32 है, तो 2 × 2 होता है हमारा 4, 4 × 2 होता है 8, तो 8 को करेंगे 2 वो बनेगा 16, फिर जब 16 को 2 करेंगे वो बनेगा हमारा 32। सो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है दैट इज P16R, दैट्स P16R, दैट्स ऑप्शन नंबर B, P16R इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव अहेड और करेंगे हम हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 5। अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 5, इट्स W1444। इसके बाद हमें नंबर लोकेट करना है, फिर है S100, फिर है Q81, फिर है
O64। अगर आप देखोगे इन नंबर्स में क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें भी पता नहीं चलेगा, हम देखेंगे S और Q में क्या हुआ है। सो S को माइनस किया है 2, S को माइनस किया है 2, मतलब S को माइनस किया है 2 का मतलब है, क्योंकि अगर हम देखेंगे S का कोड है 19, 19 को जब हम माइनस करेंगे 2 तो हमें मिलेगा 17। अब 17 किसका कोड है? 17 Q का कोड है, 17 Q का कोड है। अब 17 को भी जब हम माइनस 2 करेंगे, 17 को भी जब हम माइनस 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 15। अब 15 किसका कोड है? O का कोड है, 15 O का कोड है, 15 O का कोड है, तो मिला हमें 15। तो मतलब माइनस 2 किया हुआ है। अब W को भी हम माइनस 2 करेंगे। अब जब W को माइनस 2 करेंगे, यानी W को माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा U। सो पहली टर्म जो हमें है, हमारे पास जो है दैट्स U। अब V वाली दो टर्म्स एलिमिनेट हुई। अब इन दोनों में से हमें फाइंड करना है क्या आएगा। सो U के बाद क्या आएगा? अगर आप देखोगे 64 जो है हमारे पास, ये 8 का स्क्वायर है। इसी तरीके से जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है, जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है। तो बेसिकली इसके बाद आएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 121। तो जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है दैट्स U121, यानी ऑप्शन नंबर A U121। सो ये थे आज हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs जिनको हमने डिस्कस किया है। आप घर में और भी MCQs को ईजिली कर सकते हो। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसके कमेंट सेक्शन में अपने कन्फ्यूजन्स को ला सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुँचे और आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4 की, जो कि अभी आपने ऐप में दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 864 एंड देयर एचसीएफ इज़ 144। नंबर है, एक नंबर है 288, द अदर नंबर इज़। तो हमने सुबह फॉर्मूला पढ़ी थी एक, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दैट मीन्स दिस इज़ हमारा एलसीएम और ये हमारा एचसीएफ, और ये एक नंबर है, दूसरे नंबर को एक्स रखा मैंने। अब ये नंबर लाओ डिवाइड में तो इसको 144 1000 144 2000 कैंसिलेशन हो जाएगी। दिखने में ही लगता है इसका दुगना है, 4 4 8 4 4 8 1 1 2। अब 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। दैट मीन्स 432 इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम ऑफ 2/3 4/9 5/6। मैंने कहा था एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले यानी डिनोमिनेटर्स उनका एलसीएम ले लो, ऊपर वाले डिनोमिनेटर्स का न्यूमरेटर्स का एलसीएम ले लो, और एचसीएफ ले लो किनका? डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, जो डिवाइड में होते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम अब देखो आप किनका ले रहा हूँ मैं, 245 का। तो 245 का एलसीएम आप निकाल सकते हो। पहले मैंने कहा था एलसीएम में बड़ा ले लो, ठीक है। उसके बाद ये चेक करो क्या ये इसके अंदर है, ये नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में लिखो। उसके बाद देखो 2 है यहाँ पे, हाँ 2 आ रहा है अब, क्योंकि 2 4 के अंदर है। दैट मीन्स खाली 5 × 4 दैट इज़ 20 एलसीएम है हमारा। अब एचसीएफ में मैंने कहा था इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखो और फिर इनकी डिफरेंस देखो। तो आपने डिफरेंस देख ली, तो वो 3 ही आ रही है दोनों केसेस में। अब ये डिफरेंस देखो क्या इससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है 3 से, 9 भी डिविजिबल है 3 से, तो मतलब 3 ही हमारा एचसीएफ है। तो दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। The largest number which is divided by 72 and 125, living remainders this and this। तो ये वाले केसेस मैंने 3 केसेस मैंने एलसीएम में भी बताए थे, एचसीएफ में भी बताए थे। आप जाके वीडियो देख सकते हो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है। तो लार्जेस्ट नंबर, मैंने कहा जब लार्जेस्ट नंबर होगा तो एचसीएफ की बात कर रहा है, और फिर मैंने कहा था कि रिमाइंडर्स को क्या करना है, माइनस करना है। ये एक केस है, वहाँ पे रिमाइंडर्स को माइनस करो, तो यहाँ पर क्या 72 को माइनस ये, और इस तरह से इसको माइनस ये, यहाँ पर ये इस तरह से ऐसा, और इनका एचसीएफ ले लो। ठीक है, एचसीएफ लेने में हम क्या करते हैं, हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि दोनों का क्या करो, माइनस करो। तो वो माइनस करके 52 आ रहा है। अब क्या ये 52 से हो रहा है, 65 होगा डिवाइड 52 से? नहीं होगा। अब देखो ये 65 52 है, 52 1000 52 2000 100 के करीब जाएगा, इसका मतलब नहीं होगा। अब इसके फैक्टर्स देख लो। अब फैक्टर्स कैसे देखते हैं? फैक्टर्स देखते हैं, पहले ये डिवाइड बाई 2 होगा, तो दैट मीन्स इसका क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा वाला लिखना है, तो आप करो प्रोसीजर वाइज चलो। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। दैट मीन्स दूसरा जो है वो
फैक्टर जो है 26 होगा। पहला अपना ये खुद होगा, दूसरा अब 26 से देखो क्या ये होगा डिवाइड 26 से, 26 हो गया 52 और फिर 26 वो इससे ज़्यादा आ रहा है मतलब नहीं हुआ। अब इसका और डिवाइड करो तो वो दूसरा फैक्टर होगा 13। अब देखो 13 से, तो अगर जब आप देखोगे ना ये 13 से डिवाइड होता होगा, ठीक है। और ऑप्शंस का यूज़ क्या करो, देखो 69, 65, 107 तो हो ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब 13 ही होगा क्योंकि 52 से कम एक ही है वहाँ पे 13, तो वही हमारा ऑप्शन है। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइड बाय 12 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 9। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालो 12 और 16 का। 12 और 16 बहुत फेवरेट है, हमने बहुत बार किया। इसका 48 एलसीएम होता है माइनस के, ये के क्या होता है, ये के होता है दिस माइनस दिस, तो 12 माइनस 5 या 16 माइनस 9 ये बराबर होगा, तो ये के आएगा। आप देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ये, तो 48 माइनस 7 देखो कितना है 41, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ ए करेक्ट आंसर। एक चीज़ यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट है, दैट मीन्स एचसीएफ की एलसीएम की बात कर रहा है। दूसरा काम, एलसीएम में हम पहले एलसीएम लेते हैं, बाद में माइनस वो रिमाइंडर करते हैं, लेकिन एचसीएफ में देखो हम एचसीएफ में पहले ही वो माइनस करते हैं और बाद में एचसीएफ लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। तो आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 132, 204, 228। अब देखो, अब जहाँ जाहिर सी बात है इनका डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा और इनका डिफरेंस कम आएगा, तो हमें छोटा वाला लेना है, तो मैंने खाली ये वाला लिया, कॉमन सेंस भी कोई चीज़ है ना। तो अब 24 से देखो क्या ये हो जाएगा, या इस तरह से देखो क्या ऑप्शंस में 24 है, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा ना उससे, तो ऑप्शंस में 24 नहीं है। अब ऑप्शंस में 24 के फैक्टर्स हैं, कौन कौन है, 18 है, नहीं है, 18 24 का फैक्टर नहीं है, तो ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है, ना 21 इसका फैक्टर है। ऑप्शन अगर है तो 16 और 12 है, तो 12 से चेक कर लो। तो जब आप 12 से चेक कर लोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये 12 से ही होता है, क्योंकि पहले बड़े से करते हैं चेक, उसके बाद उसके छोटे से चेक करते हैं, उसके बाद इसका और एक फैक्टर 3 है उससे चेक करो, तो सबसे पहले बड़े से करो, तो ये बड़े से ही हो रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ यही है। थैंक यू। अब कल हमारा एक नया वीडियो आएगा, हम चाहते हैं कि आप उसमें जुड़े और इस तरह से जुड़े रहें।